अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। Brought to you by Sensodent K. وقت نماز است. رژیم خبیث اشتباه کرد. در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. אנחנו קבענו עיקרון פשוט. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נערכים לענות על הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, גם בהגנה וגם בהתקפה. Mr. Message to Iran in this moment. Don't. अभी आपने पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की झलकियां देखी। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। ईरान ने आरोप इजराइल पर लगाया, धमकी दी कि हम बदला लेंगे। 10 अप्रैल को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने धमकी दोहराई। अगले रोज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले हम तैयार हैं, जैसे को तैसा जवाब देंगे। तब तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बता दिया था कि ईरान बहुत जल्द इजराइल पर अटैक करेगा। फिर 12 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को मैसेज भेजा डोंट, मगर ईरान नहीं माना। 13 अप्रैल की आधी रात उसने सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। इतिहास में पहली बार। फिर से देखिए। ईरान ने कभी इजराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया था, कभी भी नहीं। अभी तक उसके प्रॉक्सी गुट इजराइल पर हमले में शामिल थे, मगर दूतावास पर अटैक के बाद उसने कहा दिस वाज द लिमिट। फिर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को जिम्मेदारी सौंपी गई। IRGC सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार है, वे बदला लेने के विकल्प लेकर आए, जिसके बाद सुप्रीम लीडर ने मिसाइल और ड्रोन्स दागने का आदेश दिया। जानकार कहते हैं ईरान का हमला मैसेजिंग की कोशिश थी। उसने अभी अपने सबसे खतरनाक पत्ते नहीं खोले हैं, बस जवाब देने की क्षमता दिखाई है। ये मैसेजिंग उसके बयान में भी दिखी। हमले के बाद ईरान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC को चिट्ठी भेजी, कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई का अधिकार है, हमारी तरफ से मामला खत्म समझा जाए। मगर कहानी यहीं पर नहीं रुकती। ईरान ने यह भी कहा कि अगर इजराइल ने अब कोई हमला किया तो और बुरा अंजाम भुगतना होगा, और कोई तीसरा देश हमारे बीच में आया तो वो भी हमारे निशाने पर होगा। इजराइल क्या बोला? उसने कहा अभी मैटर खत्म नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट ईरान पर जवाबी हमले के पक्ष में है। हालांकि उनके बीच समय और तरीके को लेकर सहमति नहीं है। इन सब के बीच पूरी दुनिया संयम बरतने की अपील कर रही है, मगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में संयम का एक मतलब कमजोरी भी है। कोई भी देश लेबल अपने माथे पर नहीं लगाना चाहता, इसलिए इजराइल का जवाबी हमला तय है। बस ये देखना बाकी है कि कब, कहां और कैसे। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे इजराइल पर हमले से पहले क्या क्या हुआ, क्या इजराइल और ईरान में जंग शुरू हो सकती है, और वेस्ट एशिया रीजन में भारत के हितों की सुरक्षा कैसे होगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात इजराइल ईरान संघर्ष की। पहले इसका बैकग्राउंड आपको बताते हैं ब्रीफ में। इजराइल और ईरान आज एक दूसरे को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। एक समय वे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मई 1948 में इजराइल नाम से नया मुल्क बना। मुस्लिम देश इजराइल की स्थापना के सख्त खिलाफ थे। कुछ अरब देशों ने तो जंग भी शुरू कर दी, मगर ईरान इसमें शामिल नहीं हुआ। और तो और 1950 आते आते उसने इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दे दी। ईरान ऐसा करने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश था, पहला था तुर्की। 1960 और 1970 के दशक में ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक और मोसाद ने साथ में काम किया। 1977 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लिए साथ में प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। सैकड़ों की संख्या में इजरायली इंजीनियर्स और वैज्ञानिक ईरान में काम करते थे। फिर 1979 आया और सब कुछ बदल गया। उस बरस अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई। ईरान इस्लामी गणतंत्र बन गया, शाह की सत्ता गई और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते भी। इजराइल को पश्चिमी देशों का ही मॉडल माना जाता था।
फिलिस्तीन विवाद में वो मुस्लिम देशों का दुश्मन था तो ईरान ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए, लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी, फ्लाइट्स बंद कर दी गई। इजराइल को ईरान से अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए कहा गया, उसके दूतावास की इमारत को फिलिस्तीन को सौंप दिया गया। कालांतर में ये कड़वाहट और बढ़ी। इजराइल और अमेरिका पर ईरान के टॉप वैज्ञानिकों और कमांडर्स की हत्या के आरोप लगे। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हुए हमलों में भी इजराइल का नाम सामने आया। सबसे सनसनीखेज घटना नवंबर 2020 में घटी जब ईरान के अंदर परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फ़खरीज़ादे की हत्या हो गई। आरोप इजराइल और अमेरिका पर लगा। दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल के तेल टैंकर्स पर हमले के आरोप लगे हैं। फिर अक्टूबर 2023 आया। 7 तारीख की सुबह हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया, 1100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी, 200 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इसके तुरंत बाद गाज़ा में जंग शुरू हुई जो अभी तक चल रही है। ईरान ने हमास के हमले का समर्थन किया था, आतंकी हमले में शामिल लोगों को बधाई भेजी, उसने इजराइल को धमकाया भी था। ईरान के जितने भी प्रॉक्सी गुट थे उन्होंने इजराइल और उसके सहयोगी देशों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। इन प्रॉक्सी गुटों को हथियार और ट्रेनिंग ईरान से मिलती है। इजराइल ने इन गुटों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की, अमेरिका और ब्रिटेन भी उसकी मदद कर रहे थे। जो भी प्रॉक्सी गुट थे वे किसी भी देश के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं, उनसे पल्ला झाड़ना आसान था और ये लड़ाई छिटपुट हमलों तक ही सीमित थी। फिर 1 अप्रैल को पूरी कहानी बदल गई। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। इसमें कुद्स फोर्स के 7 अधिकारी मारे गए। कुद्स फोर्स ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC की सबसे एलीट फोर्स है, विदेशों में ऑपरेशंस चलाती है। इसकी रिपोर्टिंग सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को होती है। जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान में ड्रोन अटैक कर कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। वो कुद्स फोर्स के ही कमांडर थे। उस समय उनकी हैसियत ईरान में नंबर 2 की थी। इससे आप कुद्स फोर्स की अहमियत समझ सकते हैं। दूसरी बात, दूतावास को किसी देश की संप्रभुता का हिस्सा माना जाता है। ईरान ने अपने दूतावास पर हुए हमले के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि हमारी ज़मीन पर हमला हुआ है, हम बदला लेंगे। 10 अप्रैल को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने धमकी को दोहराया। رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. इसके बाद वेस्टर्न मीडिया में अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कई रिपोर्ट्स छपी। इनका मजमून एक जैसा था। क्या ईरान इजराइल पर हमला करने ही वाला है? अटैक किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हमले की आशंका के बीच इजराइल डिफेंस की तैयारी कर रहा था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ईरान के करीबियों से लगातार बात कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान संयम बरते तो अच्छा होगा, मगर ईरान नहीं माना। उसने 13 अप्रैल की रात सैकड़ों की संख्या में मिसाइल और ड्रोन्स इजराइल पर दागे। ये अटैक ईरान के अलावा यमन, सीरिया और लेबनान से लॉन्च किए गए थे। इजराइल ने दावा किया कि हमले में एक बच्ची को गंभीर चोट आई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बाकी 99% मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। इसमें इजराइल की मदद अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जॉर्डन ने की। हमले के बाद क्या क्या रिएक्शंस आए? ईरान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने कहा, हमारा मिशन पूरा हुआ, हमारे विचार से ऑपरेशन पूरा हुआ। عملیات به نحوی طرح‌ریزی شد که هم مرکز اطلاعاتی بزرگی که اطلاعات لازم را برای این جنایت برای صهیونیست‌ها تأمین می‌کرد در ارتفاعات جبل الشیخ در مرز سوریه با فلسطین اشغالی مورد هدف قرار بگیره و هم پایگاه هوایی نوآتیم که هواپیماهای F-35 برای مورد هدف قرار دادن کنسولگری ما در دمشق از اونجا بلند شده بودن مورد هدف قرار بگیره. ما این عملیات رو منتج به نتیجه کامل می‌بینیم و این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است. ईरान आगे क्या करेगा? IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी का बयान दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने कहा कि काउंटर अटैक का विकल्प खुला है که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. इस मामले में ईरान ने एक और दिलचस्प दावा किया है। 14 अप्रैल की सुबह ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने
अलग अलग देशों के राजदूतों को ब्रीफ किया। वहाँ बोले हमने इजराइल पर हमले के बारे में अमेरिका को बता दिया था और 72 घंटे पहले पड़ोसी देशों को जानकारी दे दी गई थी। ما به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. به برادران و دوستان ما در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل است. ما به دنبال هدف قرار دادن افراد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیستیم. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, जॉर्डन और इराक ने इस दावे पर सहमति जताई है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने ईरानी विदेश मंत्री के बयान को झूठा बता दिया। कहा कि हम स्विस अधिकारियों के जरिए ईरान से संपर्क में जरूर थे, मगर हमें अटैक की जानकारी पहले नहीं थी। ये तो अमेरिका का दावा हुआ। जानकारों की माने तो अमेरिका को पहले से पूरी जानकारी थी। उसको ये भी मालूम था कि ईरान किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को चौकन्ना कर दिया था। ईरान के आधे से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन्स को अमेरिका ने ही मार गिराया। दूसरी बात, ईरान के अटैक के बाद से ही अमेरिका एक सुर में गा रहा है। इसका कहना है कि हम इजराइल के साथ हैं, मगर ईरान पर काउंटर अटैक में हिस्सा नहीं लेंगे। इजराइल को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। जो बाइडन और उनके अधिकारी इसी लाइन पर चल रहे हैं। हमने इस मामले को और विस्तार से समझने के लिए बिट्स लॉ स्कूल में इंटरनेशनल स्टडीज़ के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से बात की। हमने उनसे पूछा, अमेरिका ईरान पर काउंटर अटैक के खिलाफ क्यों है? ईरान अगर इजराइल के साथ एक कंटिन्यूअस अटैक्स की लिस्ट में शामिल होता है, कंटिन्यूअस अटैक करने के दौर में शामिल होता है, तो ये वॉर और बढ़ेगा। ईरान के प्रेशर में सीरिया की सरकार हो सकता है कि शामिल हो जाए। हिजबुल्ला और यमन के हूथी पहले ही रुक रुक कर अटैक करते रहते हैं। तो जैसे जैसे ये अटैक बढ़ता रहेगा, इस पूरे रीजन की पीस के और उस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को खतरा होगा। इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी सिनारियो को खतरा तो होगा ही, साथ साथ ईरान ये कर सकता है कि पर्शियन गल्फ से जो ऑयल ट्रेड होता है उस पर भी अटैक करे। सो रीजनल स्टेबिलिटी को नुकसान के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पड़ सकता है। एक ऐसे वक्त पे जब दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पे रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, ये ऑप्शन अमेरिका नहीं चाहता, और या फिर हम ये कहें कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी लड़ाई बढ़े या फैले इस रीजन में। इसके साथ एक दूसरा खतरा ये भी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को एक साथ देखा जाता है, ईरान और ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं सीरिया के अंदर, लेबनान में या फिर इराक में, वो अमेरिकन हितों पे भी अटैक कर सकते हैं। चाहे वो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के कैंप्स हों जो कि इराक में है, सीरिया में है, या फिर टर्की और सीरिया के बॉर्डर के पास है, या फिर ईरान ये भी कर सकता है कि खुद या अपने प्रॉक्सीज को यूज करके पूरी दुनिया में जहां जहां हो सके अमेरिकन हितों पे अटैक करे। इन सब से अमेरिका की सरदर्दी बढ़ जाएगी। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि जब तक बात आपके ऊपर अटैक की है, हम बिल्कुल दृढ़ निश्चयता के साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन रिटेलिएशन में हम आपका साथ नहीं देंगे। उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप रिटेलिएट करते हैं तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, वो आप मत करिए। इजराइल क्या कह रहा है? 14 अप्रैल की दोपहर इजराइल की वॉर कैबिनेट बैठी। 3 घंटे तक ये मीटिंग चली। इसमें इस बात पर सहमति बनी कि ईरान को जवाब देना है, लेकिन कब और कैसे, इस पर मतभेद बना हुआ है। इजरायली मीडिया संस्थान चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक बेनी गेंस और गेदी एज़नकोत ने रियल टाइम में जवाब देने का सुझाव दिया था। बेनी और गेदी दोनों अतीत में इजरायली फौज के चीफ रह चुके हैं। फिलहाल वे दोनों वॉर कैबिनेट का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि जिस समय ईरान अटैक कर रहा है उसी समय उसकी टेरिटरी में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, मगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गलांत और फौज के मुखिया हर्जल हलेवी ने इससे इनकार कर दिया। बाद में पीएमओ ने चैनल 12 की रिपोर्ट को झूठा बताया, मगर चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट नहीं हटाई। कहा, हम सच बोल रहे हैं।
चैनल 12 ने एक और रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल काउंटर अटैक करेगा, इतना तय है। अमेरिका भी उसकी बात मान रहा है, मगर वो चाहता है कि हमला उसको बताए बिना ना किया जाए। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, ईरान के हमले पर किसने क्या कहा, एक एक कर वो भी जान लेते हैं। भारत ने कहा, हम बढ़ते तनाव से चिंतित हैं, इससे वेस्ट एशिया की शांति और सुरक्षा को खतरा है। दोनों पक्ष संयम और बातचीत का रास्ता चुनें। ईरान में भारत के दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में इस समय भारत के लगभग 10,000 लोग हैं। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपियन देशों ने शांति की अपील की है। चीन और रूस ईरान के चुनिंदा मित्र देशों में गिने जाते हैं, उन्होंने भी संयम बरतने के लिए कहा है। हमास को ईरान का प्रॉक्सी गुट माना जाता है, उसका प्रभाव गाजा पट्टी में है। हमास ने ईरान के हमले का समर्थन किया है, कहा है कि ज़ायनिस्ट सरकार के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ईरान का प्राकृतिक अधिकार है। 14 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहां इजराइल ने ईरान पर हर संभव प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ईरान के प्रतिनिधि ने कहा, हमारे पास अटैक के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यूएन के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस बोले, मिडिल ईस्ट तबाही की कगार पर खड़ा है, अब शांति बरतने की जरूरत है। The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. 14 अप्रैल को ही G7 देशों की वर्चुअल मीटिंग हुई। उन्होंने इजराइल को सपोर्ट देने की बात कही है। G7 में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपियन यूनियन। अब बढ़ते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। ईरान के हितों पर आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ दशकों से अटैक हो रहा है। परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या से लेकर न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक तक में इजराइल का नाम आया। ईरान ने धमकियां भी दी, मगर कभी डायरेक्ट इजराइल पर अटैक नहीं किया। फिर 1 अप्रैल को सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। उसके बाद उसने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। क्या इजराइल पर हमला करना ईरान की मजबूरी बन गई थी, या वो एक वाजिब और दमदार वजह का इंतजार कर रहा था? जो इस बार जो एक अलग कंडीशन थी, वो थी हमास के साथ जो गाजा में वॉर चल रही है इजराइल की। सो ईरान ने 2 चीजें कैलकुलेट करी। एक तो ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स, ईरान की जो मिलिट्री है उसके साथ साथ उनकी एक और ज्यादा पावरफुल फोर्स है जिसको कहते हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स। उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जिसको कहते हैं अल कुद्स फोर्स। जो ईरान के जो साथी देश और गुट हैं, जैसे सीरिया में, लेबनान में या यमन में, उनके साथ जो संबंधों पर नजर रखते हुए अल कुद्स फोर्स। ये जो 2 जनरल मरे हैं, ये अल कुद्स फोर्स के थे। अल कुद्स फोर्स का जनरल होने का मतलब है कि आपकी पहुंच डायरेक्ट ईरान के सुप्रीम काउंसिल यानी अयातुल्लाह खामेनेई तक है। तो अगर ऐसे किसी जनरल का असैसिनेशन होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है ईरान की सरकार के ऊपर रिटेलिएट करने का। एक तो ये फैक्टर था। दूसरा, ईरान की कैलकुलेशन ये भी थी कि अगर हम इस वक्त पे रिटेलिएट करते हैं तो हम मुस्लिम देशों को ये दिखा सकते हैं कि हम ही वो देश हैं जो हमास के सपोर्ट में खुलकर इजराइल का सामना कर रहे हैं और इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। ये मजबूरी के साथ साथ एक ऐसा मौका था जिसको ईरान जाने नहीं देना चाहता था। ईरान ने इजराइल पर अटैक को ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया। कहा कि हमारा बदला पूरा हुआ, इस मामले को हमारी तरफ से खत्म समझा जाए। इजराइल ने इसके बाद कुछ किया तो हम भी जवाब देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट ईरान पर जवाबी हमला करने के हक में है। अगर इजराइल अब ईरान पर अटैक करता है, फिर ईरान का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? ईरान के पास रिटेलिएट करने के 2 ऑप्शन। एक तो वो दोबारा से इसी तरह का मिसाइल और ड्रोन अटैक करें। उनकी कुछ एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन थी अभी तक कि अगर हम एक साथ 300 या 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक करते हैं तो शायद जो इजराइल के बहुत ही फेमस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भेज सकें। वो ईरानियन मिलिट्री ने ये नोटिस किया होगा कि कैसे वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो अगला अटैक अगर उनका मिसाइल और ड्रोन का होता है तो उसमें या तो वो और ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स यूज करेंगे, या ईरान से लॉन्च किए हुए मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ साथ यमन के हुथीज और लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप गुट को भी कन्विंस करेंगे कि वो भी एक साइमल्टेनियस अटैक करें, ताकि ये मल्टीपल डायरेक्शन से आया हुआ अटैक और इतने बड़ी तादाद में अगर मिसाइल और ड्रोन आते हैं तो उनमें से कुछ कम से कम इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद कर रिहायशी एरियो पे टारगेट कर सके।
ये पहला ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन ईरान के पास होगा, पर्शियन गल्फ में जितने भी ऑयल टैंकर्स जो दुनिया के 27 से 30% ऑयल व्यापार को की रीड है उसको टारगेट करें। ईरान ने पहले ही एक इजराइल से कनेक्टेड शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें 17 भारतीय भी सेलर्स मौजूद थे। हमने भी न्यूज में देखा कि कैसे भारत को फिर हमारे विदेश मंत्री को ईरान के विदेश मंत्री से बात करनी पड़ी ताकि हमारे दूतावास के ऑफिसर्स भारतीयों से बात कर सके। तो ये इसी तरह का अगर अटैक होता है पर्शियन गल्फ में, तो जितने भी दुनिया के देश ऑयल एंड गैस इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, उन सबकी अर्थव्यवस्था के लिए वो खतरा भी होगा। ईरान के लिए ये एक ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन है, क्योंकि इस ऑप्शन के थ्रू वो इजराइल नहीं तो इजराइल के समर्थक देशों के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, ताकि इस खतरे की संभावना दिखाकर अभी से इजराइल को रोका जा सके कि वो अटैक ना करे। अगर दोनों देशों के बीच जंग शुरू होती है तो किन किन देशों पर इसका इमीडिएट असर पड़ेगा, उन देशों की पॉलिटिक्स कैसे बदल सकती है, ये सवाल हमने पूछा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर अश्विनी कुमार मोहापात्रा से। सुनिए उन्हें। सीरिया हुआ, लेबनान हुआ, इराक हुआ, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हुती ने अटैक किया है और लेबनान से भी इराक अटैक हुआ है, जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है इसकी बेसिस पे कह सकता हूँ, तो उनको वो इजराइल रिटेलिएट करेगा उस कंट्री के ऊपर। लेकिन बात वो है कि वो जो देश है उनकी अभी आर्थिक स्थिति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, तो वो देश तो इस युद्ध में वो अदर उनको तो इससे ही अभी दिक्कत आ रही है और ज्यादा दिक्कतें होगा। और इसके छोड़ के जो कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान छोड़ेगा तो फिर जॉर्डन के एयर स्पेस पे इस पे आएगा, जैसे सऊदी अरब के एयर स्पेस उसको जो इलीगल यूज करना पड़ेगा, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, उसको ब्लॉक करेंगे कि उनको उसको इंटरसेप्ट करेंगे। तो ये भी एक युद्ध के वातावरण वहाँ सृष्टि हो सकता है कि बहुत सारे अरब कंट्री जो है कभी ईरान को सपोर्ट नहीं करेंगे ओवरटली आउटवर्डली, और परंतु वो भी हो सकता है जैसे जैसे जंग शुरू हो, कहना मुश्किल है, जंग होगा कि नहीं भी कहना मुश्किल है, क्योंकि वेस्ट एशिया में कुछ भी चीज कभी भी हो सकता है, कभी भी ना भी हो सकता है अनुकूल वातावरण होने के बावजूद। तो इसलिए उस देश का अंदर भी ही कहीं पॉपुलर प्रोटेस्ट होगा, उन पे प्रेशर आएगा, फिर उनको कहीं ना कहीं पोजीशन लेना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पहले बात तो है कि ईरान इस तरीका से दुस्साहस करेगा। हाँ, जब हुई बात कि इजराइल रिटेलिएट करेगा, मुझे लगता है, मैं जी बार बार ये चीज कहता हूँ कि इजराइल की जो रिटेलिएशन जो है एक लिमिटेड मेजर्ड रिटेलिएशन रहेगा। ये आज के दिन में इजराइल के ऊपर भी बहुत सारे इंटरनेशनल दबाव है। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको इतना ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो ये जो जंग की जो हालत वहाँ बनी हुई है समाप्ति हो जाए, वो डिफ्यूज हो जाए। और छोटा मोटा कर सकते हैं, लेकिन एक रीजन वाइज एक बड़ा से वहाँ पे युद्ध ना हो, तो उसके हर कंट्री ये प्रयास करते हैं। इवन मुझे भी कहीं लगता है चाइना भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डाल रहा है कि ईरान को रेस्ट्रेन करने की, उसको युद्ध को आगे ना बढ़ाया जाए। ये तो हुई पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात। अब डिफेंस सेक्टर की तरफ चलते हैं। हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो कबीर तनेजा से संपर्क किया, उनसे पूछा ईरान की सैन्य क्षमता को कैसे देखा जाना चाहिए, क्या वो इजराइल से सीधी जंग लड़ने में सक्षम है। लेकिन मेरे ख्याल से इजराइल की मिलिट्री कैपेसिटी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी ईरान से कहीं बढ़कर है। अगर आप ईरान के ड्रोन्स की जैसे हम बात कर रहे हैं वो भी देखें तो वो काफ़ी लो टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं। हाई टेक्नोलॉजी और हाई कॉस्ट ड्रोन्स नहीं है, जैसे ये अमेरिका के पास हैं जो उन्होंने अफगानिस्तान में यूज़ किए या इराक में यूज़ किए, वैसे ड्रोन्स नहीं है। और ये वही ड्रोन्स हैं जो रशिया को भी बेचे गए हैं, जो काफ़ी और इनका जो उपयोग है वो काफ़ी मतलब क्षमता में किया जाता है कि 100, 200, 250 एक साथ निकलते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद है कि वो टू ओवरवेल्म द एयर डिफेंसेस। खुद के अंदर वो उनमें इतनी फायर पावर नहीं होती कि वो ज़्यादा डैमेज कर सके। टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो मेरे ख्याल से ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल की हो चाहे वो ड्रोन्स की हो, वो टेक्नोलॉजी वाइज कम है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उनके जो कारखाने हैं इनको बनाने में, वो बहुत सारे नंबर से बना रहे हैं इनको। तो जो उनके काफी, जैसे आपने कहा, प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, और जो हूतीस हो गए, या हूतीस की अगर आप मिसाइल्स देखें तो ज्यादातर इरानियन डिजाइन की हैं। तो इन ग्रुप्स को वो आर्म काफी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे जो हमने कल देखा, वीकेंड पे देखा
जिस तरह से जंग का ऑलमोस्ट जंग का ऐलान हो गया था, उसमें अगर आप देखें तो इसराइल के पास अभी भी काफी बड़ा अपर हैंड है, और ईरान स्ट्रगल करेगा अगर एक कन्वेंशनल वॉर के थ्रू हम मतलब इस रीजन में आगे बढ़ोतरी होती है। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने हमले में अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई, वो बस ये दिखाना चाहता था कि उसके पास इजराइल को निशाना बनाने की पूरी काबिलियत है, उसको कम करके ना आंका जाए। अगर अटैक का रिजल्ट देखा जाए तो इस दावे में दम भी दिखता है। अधिकतर मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, इजराइल को कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। ईरान इस हमले से क्या हासिल करना चाहता था? देखिए, ईरान के लिए डोमेस्टिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। ईरान ने क्या किया, ईरान ने कहा कि जो इजराइल है उन्होंने उनकी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक बिल्डिंग दमिश्क सीरिया में पे हमला किया, जिसमें IRGC के कमांडर की हत्या हुई थी। तो ईरान ने क्या कहा, ईरान ने कहा हम इन्वोक कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर में 51 क्लॉज, जो कहता है डिफेंस और सेल्फ डिफेंस की बात करता है, स्पेशली जब अपनी ऑफिशियल बिल्डिंग्स आती हैं। तो ईरान ने वो क्लॉज इन्वोक करके ये अटैक किया। और अगर आप कई रिपोर्ट्स देखें जो काफी हद तक अब काफी जगह पे ये रिपोर्ट आई है कि ईरान ने खुद ही कहा है कि 70 घंटे पहले, अटैक से 70 घंटे पहले उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज और उनके जो दोस्त हैं आसपास, इराक हो गया मेरे ख्याल से, इवन सऊदी को भी बताया उन्होंने कि हम ऐसा एक हमला करने वाले हैं। तो काफी देशों को पता था पहले से, और मतलब अगर इन देशों को पता तो इसराइल और US को भी पता था कि ऐसा कि कितना कितना किस टाइप का अटैक होगा, कैसा होगा। तो उनके पास भी प्रिपरेशन टाइम था। इस प्रिपरेशन टाइम की वजह से ही मेरे ख्याल से 97-98% प्रोजेक्टाइल्स उन्होंने शूट डाउन कर दिए थे। तो ईरान के लिए देखिए एक नैरेटिव विक्ट्री है ये। अगर आप ईरानियन मीडिया देखें तो उनके सड़कों पे काफी सेलिब्रेशन हो रही है कि हमने इसराइल को अटैक किया और हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इसराइल को भी ऐसा कोई खास डैमेज हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से सिर्फ एक इंजरी है, एक लड़की को इंजरी हुई है। लेकिन इसराइल को अब ये देखना होगा कि क्या इसराइल इस बात से सहमत है कि ईरान को नैरेटिव विक्ट्री भी मिल गई, कि ईरान के अंदर भी एक ऐसा एक खबर है अब कि हमने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसराइल कुछ कर नहीं पाया। क्या इसराइल इस नैरेटिव से सहमत रहेगा या नहीं, तो वो हमें देखना पड़ेगा, और वो इसराइल को भी सोचना पड़ेगा कि उसका अगर वो एस्केलेट करते हैं तो उसका अंजाम उनके लिए क्या हो सकता है। अब संघर्ष का लार्जर इम्पैक्ट समझते हैं। वेस्ट एशिया रीजन में शांति और स्थिरता ग्लोबल पीस और ग्लोबल ट्रेड के लिए कितनी जरूरी है? 30% ज्यादा जो ऑयल रिजर्व्स है उसी देश के साथ है। वेस्ट एशिया में जो कंट्री अवस्थित थे उनके पास है, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, इराक हो गया, आपकी जो कतार है, यूए के पास नेचुरल गैस है, जो LNG है वो भी उनसे आता है। तो वो उसकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा। जैसे जंग शुरू होता था इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो सप्लाई जो है, ट्रांजिट जो है, वो आपकी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, अरबियन सी की तरफ आता है। अभी हाल में देखे होंगे रेड सी में किस तरीके से डिस्ट्रप्शन हुआ। बहुत सारे जो मर्चेंट शिप, जो कार्गो शिप जिसको कहते हैं, वो भी वहीं पे जाते हैं। तो जिस तरीके की अभी एक ग्लोबल परिस्थिति है, एक इंटरडिपेंडेंट है, तो ट्रेड और जो है वो काफी इफेक्ट होगा। इसके दूसरी है कि जो ऑयल गैस जो आता है उसके काफी ज्यादा अपना इकोनॉमी उसके डिपेंडेंट है, तो वो भी अफेक्टेड होगा। मिडिल ईस्ट में भारत के क्या क्या हित हैं और भारत अपने हितों की सुरक्षा कैसे कर सकता है? देखिए, भारत ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उनसे एक बहुत अच्छी बात जो निकल के आती है वो है कि हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस्ड वे में चल रही है। आप कंपेयर करके देखिए, जब 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर एक आतंकवादी गुट ने अटैक किया, तो भारत ने बिना किसी देर के सीधा बहुत ही दृढ़ निश्चयता के साथ अपने आप को इजराइल के साथ खड़ा किया। लेकिन जब ये कल का अटैक इजराइल के ऊपर एक देश की तरफ से, एक संप्रभु देश की तरफ से आया, वो भी ऐसा देश जिनके साथ हमारे ऐतिहासिक तौर पे अच्छे संबंध रहे हैं, तो हमने किसी की साइड नहीं ली। हमने ये कहा कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, और हमने ये कहा कि पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कूटनीति का इस्तेमाल करके एक सॉल्यूशन ढूंढा जाए और ये कोशिश करी जाए कि लड़ाई ना फैले। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। कोई भी देश अगर टेररिस्ट अटैक फेस करता है तो हम पूरी ताकत के साथ उस देश के साथ खड़े हैं।
लेकिन अगर दो संप्रभु देशों के बीच प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ऐसे देश जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध है, तो हम दोनों के साथ बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी मध्यस्थता की उनको जरूरत है तो हम वो भी ऑफर करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात देखने वाली ये है कि पुरानी सरकारों के ऊपर कई बार ये आरोप लगाया जाता था कि वो इजराइल का सपोर्ट ना करके फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, या फिर ये कह लें कि मुस्लिम बाहुल्य देश का सपोर्ट ना करके सपोर्ट करते हैं कि यहूदी देश का नहीं। और आज की सरकार के ऊपर कई बार ये आरोप लगता है कि वो मुस्लिम बाहुल्य पक्ष का सपोर्ट ना करके ये एक यहूदी गुट का सपोर्ट, एक यहूदी देश का सपोर्ट कर रहे हैं। आज का जो स्टेटमेंट आया है उससे बिल्कुल क्लियर होता है कि हमारी कूटनीति धर्मनिरपेक्ष है, हमारी कूटनीति धर्म के ऊपर बेस नहीं है, हमारी कूटनीति इस बात पे बेस्ड है कि हमारा राष्ट्र हित में क्या है। एक जमाना था आज से 2 दशक पहले, 3 दशक पहले, जब पूरा मिडिल ईस्ट हमारे लिए या तो एक ऑयल इंपोर्ट का सोर्स था या फिर हमारे लिए लेबर एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन था। लेकिन आज की डेट में हम ऑयल और लेबर से ऊपर उठ के बहुत गहरे लेवल पर, एक अर्थव्यवस्था के लेवल पर इस एरिया के सारे देशों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करते जा रहे हैं। हमने न्यूज में देखा कि कैसे इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है। ये कॉरिडोर हमारी वेस्ट एशियन कूटनीति के सेंटर में आता जा रहा है। इस कॉरिडोर को अगर हमें सच्चाई में तब्दील करना है तो उसके लिए जरूरी है कि इस पूरे रीजन में शांति व्यवस्था कायम रहे। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पूरी कोशिश करें, जितने भी देशों से बात करनी पड़े सबसे बात करें और ये इंश्योर करें कि ये एरिया पीसफुल हो जल्दी से जल्दी, और यहाँ पर लड़ाई का जितने भी रीजन है उनको खत्म किया जाए। इजराइल ईरान संघर्ष पर हमारी नज़र बनी हुई है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी वो ललन टॉप पर आपको मिलती रहेंगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।